हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट स्टेप 4 में। और हम पढ़ रहे थे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड और पुअर डैड। और आज हम इसका पार्ट करेंगे 4, चैप्टर 2 का पार्ट 4। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था। आज हम उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कियोसाकी बोलते हैं कि मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है, वह पहले ही काम कर रहा है, मुझे मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने से जमा कर रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ। यह ठीक नहीं है, कियोसाकी जी चिल्लाए। आपको कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था ना कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी से नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से निकाल न दूँ। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसों को तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ। या तो तुम यह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम्हें यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने पूछा, अमीर डैडी से अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा, अगर तुम इसका इस्तेमाल सही से करोगे तो तुम मुझे जल्दी ही इस बात को धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहाँ यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। तो अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 4 शुरू हो रहा है। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह समझ नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से समझा भी नहीं सकता था क्योंकि मैं खुद ही नहीं समझ पाया था अभी तक। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स का और कॉमिक्स का। अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेस मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के लिए वह आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए और उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली। उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहाँ कुछ वयस्क संगठन सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति से सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को ना में एक साथ हिलाया। अच्छा, यह होगा कि तुम बचपन से यह सोचना शुरू कर दो। तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह बन जाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतु उनके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3
हफ्ते की छुट्टी और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी-सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की ज़िंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। परंतु ये लोग परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी हैं। फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन के लिए माँ जैसी हैं मेरे लिए। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता ज़रूर है, क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ, और वह भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नज़रिए को बड़ा करना चाहता हूँ, ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं, वे उसे देख ही नहीं पाते हैं। माइक और मैं वहाँ पर सोचते हुए बैठे रहे, क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सकते थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, परंतु हम यह भी जानते थे कि हमें कुछ सिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा क्या? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम करने के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख-चीख कर कह रहा था, इसकी बात मान लो, इसकी बात मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना सकती थी। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं ही कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्त की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। इससे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे। परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, परंतु मन ही मन $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वेनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे, जिसके मज़े चींटियाँ ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे और आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है, जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है, जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे, तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटे? अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को ही $5 प्रति घंटे से ज़्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं माइक अपने बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था, वह खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था, वह आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुए इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, ज़्यादातर लोगों की कीमत होती है, और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है।
इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न? मैंने पूछा। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसा भी दे तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीरजादी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो, अमीर जी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो यह कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर जाजी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, अमीर जाजी ने कहा। तुम्हें यह किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग आपके लिए काम करने वाले हैं, मिसेस मार्टिन। यह सब लोग ऐसा नहीं करते। मुझे ऐसा ही लगता है, मिर्जा जी ने कहा। इसके बजाय उन्हें पैसा उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं, अमीर जाजी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जग जाती हैं। और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, अमीर जाजी ने कहा। वे इस बारे में नहीं सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें लगता है कि वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के कारण ही वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज़ जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी से गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी ज़िंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी नहीं बोलते हैं। पैसे में ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता, वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर भी क्या वजह थी कि उन्हें ऑफिस जल्दी जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी ने देख लिया था कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, और उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी? मैंने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं। मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद, रोमांचित चीज़ की इच्छा करें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है,
क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। परंतु पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्मा को शांत कर देगा। परंतु पैसा यह काम नहीं करता। अमीर होने के बाद भी नहीं? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसा न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे, वे अमीर बनने के बाद और भी बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और ज़रूरतमंद हिस्सा अब और तेज़ी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो-आराम की ज़िंदगी को नहीं खोना चाहते, जो पैसे से खरीदी गई है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से उन्हें कई लोगों को न्यूरोटिक और कुंठित हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है, तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी नहीं होता? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसने कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े को पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वह तत्काल चला आया। उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को बहुत ढेर सारी दुआएं दी और अपनी अच्छी किस्मत का पर खुश होकर वह जल्दी ही चला गया। इसमें मेरे और ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं, अरे मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी हर रोज़ 8-8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। यह तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है, उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज़्यादा पागलपन का, जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था, तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि अमीर डैडी अ, गरीब डै ग कि यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी हज़ार बार यह कह चुके हैं, मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। वे अक्सर ऐसा कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें, जब तक हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से निकल न जाए। नहीं, उसमें तो समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं के कारण तो भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं। उन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलायमान ऊर्जा। हमारी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो। अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल करो। अपने समर्थन में रहो, न कि अपने विरोध में। आहा, माइक ने कहा। अगर तुम मेरी बात समझ में नहीं आई तो इस बारे में चिंता मत करो। आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अपनी भावनाओं पर प्र अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी ही, परंतु आपको अपने दिमाग से भी सोचना आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा।
क्यों नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि उनकी भावनाएं फैसला कर रही हैं। इस विचार का असली कारण है पैसा न होने का डर। परंतु अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है, मैंने कहा। बिल्कुल पड़ती है, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अमीर डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर लग जाए, तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है। खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। परंतु मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ। स्टॉप। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। चलिए आज का यहाँ का टॉपिक पार्ट 4 यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।